सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट पर, इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी उस पर 10 रोज़ के लिए अमल दरामद रोक दिया है और शुगर मिल्स के हक में 10 दिन का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। 10 दिन की मोहलत अभी शुगर मिल्स मालकान को मिल गई है जो कि इस मामले पर अदालत गए थे और अब वहाँ से हुक्म यह आया है कि 10 दिन के लिए इस पर कार्रवाई को रोका जाए। और ये रिमार्क्स भी जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से पास किए गए कि ये कमीशन जिस मकसद के लिए बना था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। और जो आवाम सोच रही थी कि कीमत का जो बढ़ना है 53 रुपये से कीमत 80-81 रुपये तक गई, उस मामले पर इंक्वायरी होनी थी, लेकिन इंक्वायरी सब्सिडीज़ पर हुई और 1985 से अब तक की जो भी शुगर मिल्स को सब्सिडी मिली है उस पर हुकूमत ने अब तहकीकात करने का फैसला किया है। मुख्तलिफ इदारों को टास्क भी सौंपे गए हैं। इस मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, जबकि दीगर भी चंद अहम मौज़ूआत हैं। इसमें तोशाखाना रेफरेंस और शहबाज शरीफ में कोरोना की तशखीस हुई है, जस्टिस काजी फाइज़ का केस है और इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी आज पेश हुई। उस पर भी एक बड़ी मुफस्सिल न्यूज़ ब्रीफिंग मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और दीगर वज़रा मुशीरान की जानिब से की गई। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कुछ ही देर में साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो अहमद जवाद साहब, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया 10 दिन के लिए अभी इस पर अमल दरामद को रोक दिया गया है, ये जो कमीशन बना था ये तो इसलिए बना था कि चीनी 52-53 रुपये थी, 80-81 रुपये तक कैसे पहुंची, ये इजाफा कैसे हुआ? कमीशन को इसकी तहकीकात करनी थी, वो सब्सिडी की तहकीकात करने लगा। ये मैंडेट कमीशन का किसने तजवीज़ किया था? ये रिपोर्ट किस रुख पर चली गई? देखें, हम इसको सिर्फ एक ख़ास एंगल से अगर हम देखते हैं तो शायद मसले का हल जो है पाकिस्तान में कभी भी ना निकल सके। असल मसला पाकिस्तान में शुगर का वो एक शुगर कार्टेल और एक शुगर माफिया के हवाले से है, जो कि सप्लाई चेन को भी डिस्टर्ब करता है, जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए भी जो है वो सब्सिडी हासिल करता है। तो अगर तो प्रॉब्लम की रूट कॉज में जाना है तो आपको उन तमाम बड़े मसाइल को सामने रख के आपको इंक्वायरी करनी है। इसीलिए इस कमीशन का मैंडेट जो था वो शुगर के हवाले से, शुगर इंडस्ट्री के हवाले से जो मसाइल हैं जिसकी वजह से क्राइसिस, शॉर्टेज, प्राइसिंग ये बार बार पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर रिपीटेडली हो रहे हैं। तो इसलिए कमीशन का जो दायरा इख्तियार था या उसका जो स्कोप था उसको बढ़ाया गया ताकि हम एक दफ़ा इस मुल्क में उन तमाम अनासिर को एक्सपोज कर सकें कि जो कि शुगर की शॉर्टेज या उसकी प्राइसिंग या कीमतें बढ़ने के जो जिम्मेदारान थे, क्या उनका तायुन कर लिया गया? उनको क्या जो बुनियादी वजह जिस पर यह कमीशन बना था, क्या उस बुनियादी वजह को उसने जांचा, उसका तायुन किया और जिम्मेदारान के नाम सामने आए कि कीमत किस वजह से बढ़ी थी? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब यही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, इसको अब जरा इसका एक चेन बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर आपके मुल्क में शुगर का एक सफिशिएंट मिकदार में ना हो तो एक्सपोर्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता। एक्सपोर्ट सिर्फ उस सूरत में की जाती है जबकि आपके पास एक्सेस शुगर हो। लेकिन शुगर कार्टेल और शुगर माफिया जो है वो इस मुल्क में कई दहाइयों से वो एक ऐसी अपने लिए एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिसमें उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलती है, उससे उनको सब्सिडी हासिल होती है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है कि शुगर की शॉर्टेज होती है। उसके बाद वो सेकंड स्टेज में, पहली स्टेज में वो सब्सिडी से फ़ायदा उठाते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है शुगर की शॉर्टेज में जब निकलता है तो कीमतें बढ़ती हैं। तो दूसरी स्टेज में वो लोकल मार्केट के अंदर भी कीमतों से फ़ायदा उठाते हैं। इसके जो बेनिफिशियरीज हैं ये जो वो अलग-अलग नहीं है। ये ज़ाहिर है ये शुगर इंडस्ट्री खुद से तो नहीं कर सकती, इसके लिए ईसीसी और काबीना की इजाज़त भी दरकार होती है, उनका अप्रूवल भी दरकार होता है और वो हुई, उसके साथ ही ये एक्सपोर्ट हुई है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी चीज को तो इन्वेस्टिगेट करना है कि इंटेंट क्या था, किसने ये केस प्रेजेंट किया, किन हालात में इसको अप्रूव किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखें, इसमें तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसको तो इस तरह से देखना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन कोई अपोजिशन की नहीं हो रही, ये कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की नहीं हो रही,
या ये कोई पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही, बल्कि ये एक ऐसी चीज के ऊपर हो रही है जिसमें हुकूमत की तरफ भी उंगलियां उठेंगी। लेकिन इसका मकसद ये था कि ये जो शुगर कार्टेल है, और ये देखें कोई एकदम से तो नहीं पैदा हो गया, ये तो कई दहाइयों से इस मुल्क में काम कर रहा है, और इसमें बेनिफिशरीज इसके कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे कि जो माजी में हुकूमतों में शामिल थे, क्योंकि कोई भी कार्टेल, चाहे वो सीमेंट का हो, फर्टिलाइजर का हो, आटे का हो, चीनी का हो, पेट्रोल का हो, वो कार्टेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुकूमत की मशीनरी, हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत के जिम्मेदारों की मदद से वो कार्टेल अपने आप को मजबूत करते हैं। चले, हुकूमत ने तो 90 दिन का एक मैंडेट दिया है मुख्तलिफ इदारों को, जो रियासती इदारे हैं उनको इसकी तहकीकात के लिए। अब किस तरह, उसमें से 10 रोज तो ज़ाहिर माइनस ही हो जाएंगे, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी इस पर ये जो हुक्म इम्तना सामने आ गया। आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ अहमद साहब, जरा इरफान कादिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं। इरफान कादिर साहब के ये इतना ही पेचीदा मामला था जितना ये इस वक्त बन गया है, हुकूमत क्रेडिट लेना चाह रही है कि उसने एक इंक्वायरी रिपोर्ट कम से कम पब्लिक तो की, मंजर आम पर तो लेकर आए, लेकिन जो तहकीकात होनी थी, जो कीमतें क्यों बढ़ी, कौन इसके कसूरवार हैं, कौन जिम्मेदार हैं, उनका तो तयन अभी तक नहीं हो सका। वो मामला कहीं पीछे चला गया, सब्सिडी वाला मामला आगे आ गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके अपने सवाल में इसका जवाब भी मुज़मिर है। और हकीकत ये है कि ये जितनी इंक्वायरीज होती हैं ये की तो जाती हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे तमाम इदारे जिन्होंने कि ये तमाम ऑफेंसेस को या तमाम वायलेशंस को चेक करना है, वो भी तो अपनी जगह काम कर रहे हैं। चूंकि वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लिहाजा अगर ये कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आती चाहिए तो फिर भी उन पर लाजिम है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी जो तफ्तीश है वो करें, और जो जो ऑफेंसेस बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई FIA से रिलेटेड ऑफेंस है तो FIA उससे डील करेगी, अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफेंस है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डील करेगी, अगर पुलिस से रिलेटेड ऑफेंस है तो पीनल कोड के अंदर आती है तो वो उससे डील करेंगे। तो लिहाजा ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये एक किस्म का हुकूमत ने जरूर लोगों को बताया कि हम बहुत सीरियस हैं, लेकिन कवानीन भी अपनी जगह मौजूद हैं। और गालिबन इसी चीज को देखते हुए आज जो हमने सुना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं इस पे जो मजीद कार्रवाई है फिलहाल उन्होंने रोक दी है, तो गालिबन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ज़हन में भी शायद ऐसी बात हो कि ये चूंकि लॉ बना हुआ है, हर चीज है, तो इस पे ओवर एंड अबव इस इंक्वायरी की क्या जरूरत थी, जबकि अब भी इदारों ने इंडिपेंडेंटली देखना और इदारे उसके लिए बने हुए हैं। तो मैं तो इसको फिलहाल इस तरह से देखता हूँ। सही, लेकिन इरफान कादिर साहब, अब ये जो ज़ाहिर है हुकूमत 1985 से अब तमाम शुगर मिल्स की सब्सिडीज़ की तहकीकात करने जा रही है, क्या बेहतर नहीं होता कि जो पिछले 1.5-2 साल का मामला है पहले इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता, उसके बाद फिर ये पीछे जाते? अब 1985 से शुरू करेंगे तो वक्त भी ज़्यादा दरकार होगा, वसाइल भी ज़्यादा दरकार होंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और ये वाला मामला जो मौजूदा इस वक्त इशू है वो तो फिर कहीं बैक पीछे चला जाएगा ना। देखें, अगले अगर जितने भी साल रहते हैं 85 ऑनवर्ड्स, उन्होंने कहा है कि जी ये शुगर के मामले को हम देखेंगे, तो जहां शुगर इंडस्ट्री को टच किया आपने, पाकिस्तान की इतनी सारी और इंडस्ट्रीज हैं, फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी है, फिर हमारी और कितनी सनदें हैं डिफरेंट, उस सब पे हुकूमत इंक्वायरी उठा दे और इंक्वायरियां शुरू हो जाएं और लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो जाएं और हम सबको पकड़ के तो जेलों में बंद कर दिया जाए, और हुकूमत फिर अगले 3-4 साल जो उन्होंने अपना काम करना है वो तो मेरा नहीं ख्याल के कर सकेंगे। इसी इंक्वायरी में मीडिया भी इसी को फोकस करेगा, करेंगे, प्रोग्राम्स इसी पे होंगे। लेकिन इरफान साहब, जो इश्यूज जन्म ले रहे हैं उन इश्यूज को, उन मसाइल को खत्म करना भी तो ज़ाहिर हुकूमत का ही काम है। अभी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया, अभी 10 रोज तक पेट्रोल का बहरान रहा, 7 दिन 8 दिन तक काबीना को, वजीर आजम को ऐसा लग रहा है इल्म ही नहीं था, 7वें 8वें दिन वो नोटिस ले रहे हैं कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है पेट्रोल ना होने से। तो ये अवामी इशूज़ पर हुकूमत की सीरियसनेस आपको दिखाई दे रही है? देखें, मैं बताता हूँ आपको कि इस वक्त तो हम शुगर प्राइसेस की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए एक इन्होंने कमीशन बनाया। इससे पहले भी ये इस तरह की कोशिश हुई थी 2004-5 में या 5-6 में, जबकि मैं भी नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल था, और उस वक्त की चेयरमैन नैब को ये बावर कराया गया था कि चीनी की जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल बंगलिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी टैक्स एवेजन हो रही है, बहुत सारी ये कार्टल्स बन रहे हैं, ये सारी बातें तब भी की गई थी। लेकिन उस वक्त इवेंचुअली जनरल मुशर्रफ ने समझा था कि इस सारी चीज में जाना जो है ना, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके पीछे होते हैं, कीमत में उतार चढ़ाव,
तो मैं समझता हूँ कि ये जो 70 रुपए पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल फिक्स कर दिया है, मुझे तो ये बात फिलहाल अच्छी लगी है कि उन्होंने सबको पाबंद कर दिया ताकि इस पिटीशन की आड़ में किसी तरह से ये जो मिल मालिकाना है, ये कीमतें जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा ना दें या कीमतों का जो घोड़ा है वो कहीं बेलगाम ना हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है। ये जो इस्लाम खेलदास साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी तरफ भी जाने, लेकिन मुख्तसरन ये फरमा दीजिएगा, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब 70 रुपए फी किलो कीमत फिक्स की है, इसका इतलाक क्या सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद तक ही होगा या फिर पूरे मुल्क पर होगा? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो मिल मालिकान है ये तो मेरा ख्याल है फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है। ये जो मिल मालिकान जो पिटीशनर बन के आए हैं वहाँ पे, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उसका जो ऑर्डर है उसका इतलाक जो है वो पूरे मुल्क पे होगा, वो बल्कि उसका इतलाक असल में तो उन पे होगा ना जो पिटीशनर्स हैं, तो जो इसमें सामने आए हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, तो अगर वो 70 रुपए पे अगर वो उसको फिक्स कर देते हैं वो नहीं, तो और तो कोई नहीं है जो इससे ज्यादा फिर बेच सके। सही, चलें खेलदास कोहिस्तानी साहब, अब ज़ाहिर है 70 रुपये फ़ी किलो चीनी मिलेगी, कमी तो अब 10, 12, 15 रुपए की कमी तो अदालत की जानिब से कर दी गई है, और ज़ाहिर है हुकूमत ने जब इंक्वायरी की, रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ही ये अमल हुआ है। अब आप मुतमईन हैं हुकूमत के इकदाम से, अदालत के फैसले से? देखें, अदालत ने अच्छा फैसला किया है, अवाम को इससे रिलीफ मिलना चाहिए, इस फैसले से हम इसको वेलकम करते हैं। बात यह है कि हुकूमत अगर करना चाहती तो मुझे बताएं, जिस मकसद के लिए कमीशन बनाया गया था वो मकसद ये था कि रेट बढ़ गया, अवाम को चीनी महंगी मिल रही है, और माफियाज जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सारी चीनी सट्टेबाज और माफियाज और जो गोदामों में ज़ख़ीरा अंदोज हो रही है, उस पर उसने एक्शन लिया, तो उस पर जो 94 रुपये कम नहीं हुआ और भी 10 रुपये किलो बढ़ी, 80 वाली 90-92 रुपये तक चीनी आगे पहुँच गई। तो उस जो कमीशन का जो मैंडेट था वो उस मैंडेट पे उसने काम नहीं किया, ना हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम किया कि चीनी जो 50 रुपये वाली 90 रुपये तक पहुंची या 92 तक पहुंची, तो वो आवाम को वापस 50 या 60 या 70 रुपये में कैसे मिले, वो तो कोई आवाम को रिलीफ हुकूमत ना पहुंचा सकी। अच्छा, बात ये कि पहले जब ये हुकूमत नई आई तो पहला जो इनका स्कैंडल आया वो अद्वियात का आया, जो इंसानी इस्तेमाल में सेहत के लिए होती है, वो 300 गुना बढ़ गई दवाइयाँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माफियाज है, माफियाज का पता लगाया कि वो तो हुकूमत का वज़ीर था उसमें माफियाज में, तो अवाम को क्या आज वो दवाइयाँ सस्ती मिली? नहीं। फिर आटे का बहरान हुआ, आटा महंगा हो गया, एकदम महंगा हो गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माफियाज है, माफियाज कहाँ थी? वो इसी हुकूमत पंजाब और वफाक कैबिनेट में बैठी हुई थी। आटा सस्ता मिला? नहीं मिला। फिर कहा कि चीनी माफियाज खा गई है, भाई माफियाज के खिलाफ कार्रवाई हुई, कमीशन बना, चीनी सस्ती नहीं हुई। अब जब पेट्रोल सस्ता किया, कहते हैं कि ये माफियाज हैं पेट्रोल पंप में, इसको हम देखेंगे, तो पता चला कि नदीम बाबर भी उधर बैठा हुआ, ये तो माफियाज तो कैबिनेट में बैठी हुई है। तो बात ये कि इनके इक़दाम की, इनके तकरीरों की या इनके शोशे की अवाम को क्या रिलीफ मिला है? अवाम को वो तो माफियाज जो हैं जो बैठी हुई हैं फ़ायदा तो ले रही है। क्या चीनी के जो सबसे बड़ा इसमें जिसका रोल था उसको हुकूमत ने बड़े एहतमाम करके बाहर भेज दिया, तो किसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब अपोजिशन को टारगेट किया हुआ है, भाई शुगर मिल जाने, हुकूमत जाने, इसमें अपोजिशन। खेलदास साहब, वो जिस शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो मुस्तकिल तो बाहर नहीं गए, वापस भी आ जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास आप ये चीज़ आपके लिए काबिल इत्मीनान नहीं है कि गुज़िश्ता 35 साल का शुगर मिल्स का रिकॉर्ड आए, रियासती इदारे तहकीकात करें और बताएं कब किस दौर में कितनी सब्सिडी दी गई, मुल्की ख़जाने पर कितना वार किया इन लोगों ने? ये सारी चीज़ें आवाम के सामने नहीं आनी चाहिए? हुकूमत के इस इक़दाम की आप तारीफ़ नहीं करेंगे? अरबाब साहब, ये जो कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने आना, पब्लिक होना, ये क्रेडिट PMLN को जाता है। मार्च 2017 में ये कानून साजी हुई और ये तय हुआ कि जो भी कमीशन बनेगा वो पब्लिक होगा। तो ये हुकूमत का इसमें कोई नहीं है। हुकूमत ने जानबूझ के असल मुजरमान थे उनको बचाया है, फ्रांजिक के नाम पे फिर टाइम लिया गया, फिर उनको सेफ रास्ता दिया गया। बात फिर इधर ही आती रुकती है कि अवाम को क्या फ़ायदा हुआ। अवाम को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा मिला, रिलीफ मिला, इस हुकूमत से क्या मिला, इस वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरों से क्या फ़ायदा हुआ? इसको अवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। जब आप कोई भी इशू को उठाते हैं या उसको आप कहते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाते, उसके जो मुल्ज़िम है वो अरेस्ट भी होने चाहिए ना, जिन्होंने ये सारे डाके डाले हैं अरबों रुपए के इन
4 बड़े स्कैंडलों में ये लोग मलूस है, तो उनको किसी को अरेस्ट किया? मुझे ये बताएं, कोई सजा हुई है? तो आइंदा कैसे ये रुकेंगे? फिर चीनी बढ़ जाएगी, फिर और कोई। चलें, जो तमाम सवालात आपने उठाए हैं इसका जवाब अहमद जवाद साहब से लेते हैं। अहमद जवाद साहब, ये जो तमाम सवालात कोहिस्तानी साहब उठा रहे हैं, ज़ाहिर है अवाम की भी एक बड़ी तादाद के ज़हनों में सवाल है। जी चलें, आप मुकम्मल कर लें जल्दी से। जी कोहिस्तानी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, एक इंजेक्शन है कोरोना में इस्तेमाल होती है 29,000 की, वो इस वक्त पंजाब में 7 लाख रुपए की लाहौर में बिक रही है। तो कौन माफियाज है, कौन इसमें मलूस है, क्या इस पे कौन कार्रवाई करेगा, मुझे ये बताएं। सही। तो अहमद जवाद साहब, वो जो दवाएं महंगी हुई थी ना उनकी कीमत कम हुई, ना जो आटा महंगा हुआ था उसकी कीमत कम हुई, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट तो आ गई लेकिन चीनी की कीमत भी कम नहीं हुई, पेट्रोल अभी मिल नहीं रहा था, 7-8 रोज़ हो चुके हैं, अभी भी वो वाफिर मकदार में उस तरह से मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो जो उसकी कीमत के समरात हैं कमी के 47 रुपये फ़ी लीटर पिछले 3 माह में कम हुआ, वो अभी तक आवाम तक पहुँच नहीं रहे। हुकूमत के दावे कुछ और हैं लेकिन अमली इकदाम कुछ और हैं। हुकूमत की अमली रिट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अपनी बातों पर अमल करवाने के पाबंद ऐसा लग रहा है नहीं है वो, क्या वजह है इसकी? देखें, इसको एक ऐसा बयानिया क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जी देखें, पहले आटे का बुरान हुआ तो फिर चीनी का बुरान हुआ तो पेट्रोल का बुरान हुआ। अगर आप सिर्फ इन 3 आइटम्स को अगर ले लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे बता दें कि वो कौन सा हर दूसरा साल ऐसा आप बता सकते हैं कि जहाँ पे इन 3 चीज़ों की सप्लाई के हवाले से प्रॉब्लम ना आई हो। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो हम इस वक्त बुरान आया उसकी जस्टिफिकेशन हम ये नहीं दे रहे, लेकिन हम ये बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप इस सप्लाई चेन के हवाले से इन कार्टल्स को आप पकड़ेंगे नहीं, आप इस मुल्क में चाहे वो फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो, आटा हो, चीनी हो, पेट्रोल हो, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बार बार अटैक करेंगे। अगर आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए किसी सप्लाई चेन में अगर आप रुकावट डालते हैं और उसके नतीजे तो में वो पकड़ेंगे कब, कार्रवाई कब होगी? 2 साल आपकी हुकूमत को हो चुके हैं, ये मसाइल जब ज़ाहिर से आपकी दौरे हुकूमत से पहले के भी थे, आपको सब पता भी था, सबके नाम भी मालूम थे, कौन कार्टेल है, कौन माफिया है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मुझे मालूम है, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई? ये एक तरह से ये सवाल पर्टिनेंट भी है और एक लिहाज से ये सवाल जो है बड़ा मासूमाना भी है। देखें, आपका क्या मतलब है कि ये कार्टल्स और ये जो माफियाज हैं ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं? ये कानून को अपनी फेवर में इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज को इन्वॉल्व करके, गवर्नमेंट की मशीनरी को इन्वॉल्व करके, और एक टेक्निकल तरीके से उसकी शॉर्टेज को क्रिएट किया जाता है जिससे कीमतें ऊपर आती हैं। ये एक इंडस्ट्रियल कार्टेल है जो कि पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से एग्जिस्ट करता है। अब आप अगर कोई भी अगर तवक्को करता है कि पीटीआई की हुकूमत आके इन तमाम इंडस्ट्रियल कार्टेल्स को आके और गर्दन से जाके उनको पकड़ के जो है ना सीधा जेल में डाल दे, ये मुमकिन नहीं हो सकता। आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा जो आपने चीनी के हवाले से लगाया है। आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, कमीशन आइडेंटिफाई करेगा, हाईलाइट करेगा प्रॉब्लम क्या है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके नाम क्या हैं, वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। इसके बाद अगला कदम जो है वो अदालतों ने लेना है या वो नैब ने लेना है। जैसे कि जैसे ही हमने ये कमीशन की रिपोर्ट की तो ये पिटीशन जो है इसी इंडस्ट्री की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है और वहां से उनको 10 दिन का स्टे ऑर्डर मिल जाता है। अब 10 दिन के बाद क्या होगा वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन हुकूमत ने उस कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हदायत जारी कर दी। देखें, कानून कोई एक ऐसा कोई स्विच नहीं है कि आपने आज एक इंक्वायरी की और उसके बाद आपने स्विच घुमाया और आप लोगों को पकड़ के अंदर कर दें। इस मुल्क में जो भी एक जुडिशरी का सिस्टम मौजूद है आपने उसी को फॉलो करना है। आप लोगों को कन्विक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप जुडिशरी या आप नैब को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इंक्वायरीज करते हैं। आप पनामा में चले जाएं, पनामा में भी क्या आपका मतलब है कि पहले दिन से ही हो गया? उससे पहले कमीशन बने, इंक्वायरी रिपोर्ट्स हुई, वो अदालत में चले। अब ये 10 दिन का जो हुक्म इम्तना मिला है, 10 दिन बाद अब क्या होगा? क्या अदालत इस हुक्म इम्तना को खत्म कर देगी या मजीद स्टे मिलेगा? अहमद साहब रुकिएगा जरा, इरफान कादिर साहब से भी ये ब्रेक से पहले नुक्ता में पूछ लूं। इरफान साहब, अब 10 दिन बाद क्या मजीद इस पर स्टे ऑर्डर मिलेगा या ये स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा और फिर वो जो रियासती इदारों को जो टास्क दिया गया है इस पर कार्रवाई करने का, उसका आगाज हो जाएगा? क्या होगा 10 दिन बाद? आपको कुछ इल्म हो अगर?
मैं तो समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह से स्टेज चलता रहे और चीनी की कीमत जो है वो 70 रुपए पे इसको रखा जाए तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज होगी और अदालती हुक्म भी होगा। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं अहमद साहब से, जो पीटीआई के हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये पकड़ पकड़ से कुछ नहीं होता, ऐसे खामखा लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर रहे हैं एकदम, तो उसकी जरूरत नहीं है। इरफान साहब, क्या ये बेहतर नहीं है कि ये इंक्वायरी मुकम्मल हो जल्द से जल्द और वो कीमत जो 51-52 रुपए से बढ़ना शुरू हुई थी जिम्मेदारों को सामने लाया जाए, कीमत वापस वहीं पर लेकर आई जाए? ये क्या एक बेहतरीन कदम नहीं होगा हुकूमत का, इस तरफ अगर सोचा जाए सीरियसली? देखें, इस पे रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। आप अपना नेबरिंग कंट्री देख लें, इंडिया, वहां देख लें कि शुगर प्राइसेस कितने हैं, बांग्लादेश में कितने हैं, अफगानिस्तान या दूसरे ममालिक के इर्द गिर्द कितने हैं। अगर आप 70 रुपए की कीमत से उनसे किसी से ज्यादा नहीं है तो ठीक है, 70 रुपए पे कुछ देर रहने दें, चले केस 2 साल चले, 4 साल चले, चीनी तो लोगों को मिलती है ना। जाहिर अदालत का एक बड़ा मुनासिब ये फैसला आया है और इस पर इससे मिलेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तोशा खाना रेफरेंस की कुछ बात करेंगे। आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई और नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अब इन पर किस तरह से हुकूमत अमल करवा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम पर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई और मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत की जानिब से मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। आसिफ अली जरदारी भी खराबी सेहत की बिना पर आज भी पेश ना हो सके और उनकी अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर किया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनके दौर में यह वाक़या पेश आया था, वो ज़रूर पेश हुए, लेकिन उन्होंने भी अदालत में कहा कि इस कोरोना वबा की वजह से वो बार बार अदालत में पेश नहीं हो सकते, उनको भी हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। साथ ही अदालत की जानिब से हिदायत भी की गई कि वजारत खारजा के जरिए मियां नवाज शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनकी तामील करवाई जाए और मुमकिन बनाया जाए कि मियां नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए और वो अदालत में पेश हों। तो खेलदास कोहिस्तानी साहब, अब ये मियां नवाज शरीफ की तबीयत, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी आई थी, वो चाय पी रहे थे, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के हमरा मौजूद थे। कब वो वापस आ रहे हैं, कैसी है उनकी सेहत? अब ज़ाहिर है अदालतों में जो केसेस लगे हैं उनका भी सामना करना है वापस आके, अब ये वारंट भी जारी हो गए हैं, कोई आपके पास इत्तलात है उनकी वापसी की? अरबाब साहब, देखें, बात यह कि ये जो तोशा खाना केस की आप बात करें, ये महज एक ड्रामा है। आपको भी पता है और तमाम मुल्क पूरे हर किसी को पता है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के और उसके इजाज़त से गए हैं और हुकूमत ने उसके बुनियाद पे इजाज़त दी। तो ये अगर गिरफ़्तारी वारंट जारी करना, क्या इनको पता नहीं था कि नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद है, इलाज करवा रहे हैं और कोर्ट के थ्रू गए हैं? तो ये करना एक माज किरदार कशी है जो हुकूमत अपनी नाकामियाँ नाअहलियाँ छुपाने के लिए पहले दिन से ये हुकूमत अपना ये प्रैक्टिस कर रही है। इनको हर चीज़ पे नवाज शरीफ याद होता है, जब तक नवाज शरीफ का नाम नहीं आता है इनका दिन नहीं पूरा होता है। ये सुबह उठते हैं नवाज शरीफ, शाम को भी नवाज शरीफ, रात को भी नवाज शरीफ। ये जो अहकाम जारी, ये वारंट जो जारी हुए, ये तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से जारी हुए हैं, ये किसी हुकूमती इदारे से तो नहीं जारी हुए, ये तो अदालत ने जारी किए हैं, अदालत ने रिमार्क्स पास किए हैं। ये मतलब नेब के कहने पे किए ना, नेब ने कहा है ना, तो ऐसे तो नहीं। एहतसाब अदालत ने, एहतसाब अदालत को भी अदालत, जैसे इरफान कादिर साहब मौजूद है, आप उनसे भी राय ले सकते हैं, कानून को ज़्यादा वो कानूनी माहिर है। जी, इरफान कादिर साहब से मैं उन पर राय लूंगा, आप अपनी बात मुकम्मल बात ये देखें, ये हुकूमत ने मैं कहता हूँ ये सिवाय नवाज शरीफ की किरदार कशी के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। ना कोई इस केस में कोई ऐसा वज़न है, ना ये केसेस सारे नवाज शरीफ पे पहले भी बनाए गए। कोई मुझे बताए, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि 1 रुपए की हमारे कायद पे करप्शन साबित हुई हो। मैं आपको आज बोल न्यूज़ के थ्रू आवाम को बताना चाहता हूँ और इस हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को ये साबित करें कि इसने ख़जाने से रुपया लिया हो, कोई अवाम के पैसों को कोई नुकसान दिया हो। आज तक साबित नहीं हुआ। ना उस फैसले में जो पानामा का अकामा जो अभी जवाद साहब ने बताया, तो कहाँ है 400 बाकी जो लोग हैं पानामा में, उसको क्या हुकूमत ने? नवाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन नहीं की है। मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी लीडरशिप
इस करप्शन में होती तो मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं होता ना। आज भी मैं अगर मुझे हुकूमत साबित करवा दें, सबूत ले आए, कोई सज़ा इस बुनियाद पे हो कि नवाज शरीफ ने खजाने के पैसे खाए, खुदा की कसम मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। मगर ये किरदार कशी अब बंद होनी चाहिए। ये अब कौम सब जान चुकी है, पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, ये सिर्फ ड्रामा है। जी देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ ने पैसे खाए हैं या नहीं खाए, वो करप्ट हैं या नहीं करप्ट, मैं तो ये जजमेंट नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स ने नवाज शरीफ को एक सज़ा याफ्ता अब मुजरिम का स्टेटस दिया है। ये पाकिस्तान की अदालत है जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी पनामा केस में। और वो लेकिन अहमद जवाद साहब, आप क्यों जजमेंट नहीं दे सकते जब आपके कायद इस मुल्क के वजीर आजम अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको, शहबाज शरीफ को और दूसरे लीडर्स को करप्ट कहते हैं, तो आप क्या अपने लीडर की बात को नहीं फॉलो करेंगे? मैं तो ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि मेरी जजमेंट से ज्यादा जो क्रेडिबल जजमेंट है मेरी तो एक इनफरादी जजमेंट होगी ना। हो सकता है कि मैं चूंकि एक अपोजिट पार्टी का हूं तो शायद आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ना माने कि मेरी जजमेंट क्या है। यकीनन मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी जजमेंट किसी भी इंसान पे, अपोजिशन पे, हुकूमती अरकान के ऊपर होगी, लेकिन मैं तो आपको क्रेडिबिलिटी बताने के लिए कि नवाज शरीफ जो है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको यहाँ की अदालत, पाकिस्तान की अदालत से सजा हुई है और अब दूसरी स्टेज में वो अब पाकिस्तान से मफरूर है। वो पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से अदालत ने उसको भेजा था और तीन माह की उसको इजाजत दी गई थी, सिर्फ 3 माह के लिए। आज तकरीबन जो है वो 1 साल के करीब होने वाला है और नवाज शरीफ साहब का कोई पता नहीं। और इसमें उनसे जो भी रिपोर्ट्स मांगी गई वो ट्वीट्स पे तो ज्यादा रिपोर्टें आती रही, वैसे उनका कुछ पता नहीं था। तो ये अगर आज नैब की अदालत ने इस तोशाखाना केस के अंदर अगर उनके वारंट गिरफ्तारी अगर जारी किए हैं क्योंकि वो मफरूर हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? जब एक मुल्जिम जो है अगर केस के अंदर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, वो चाहे नवाज शरीफ हो या कोई भी हो। तो इसलिए इसको हमें ये प्रिटेंड करना कि नवाज शरीफ के ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, इस मुल्क की अदालतों के अंदर ही सब कुछ साबित हुआ है। गिरफ्तारी कितनी अहम है, इस पर किस तरह से वजारत खारजा तामील करवाएगी, इस पर इरफान कादिर साहब से उनका कानूनी नुक्ता नजर जान लेते हैं। खेल्ला साहब, जो आप कहना चाह रहे हैं अपनी बात जल्दी से 20 सेकंड में कर दीजिएगा, फिर इरफान साहब से मैं जरा कानूनी पहलू पे बात कर लूँ। मैं जवाद साहब को एक बात जवाब देना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि खुद तो बिल्कुल उसने अवाम की बात की। अब जिस जवाद साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब करप्ट नहीं है, इसी तरह 22 करोड़ अवाम भी समझती है। जिस इदारे की वो बात कर रहे हैं उसमें भुट्टो केस का भी सामने रखा हुआ है, उसमें वो स्याह फैसले मौजूद है। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने सज़ाएँ दी, मगर वो फैसले आपने देखे कि उस फैसले में किस तरह निज़ामत हुई, किस तरह वो उस पर तारीख का हिस्सा बने गए। इन्हीं इदारों में स्याह फैसले भी होते हैं, ये नई बात नहीं, हमें एहतराम है इदारों के लिए। मगर ये आप भुट्टो केस हो, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला अकामा के बुनियाद पे अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है और उसको सजा इस बात पे नहीं दी कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अरबों रुपए खाए हैं, उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है। और ये भी एक स्याह फैसला है। ठीक है, चलें, ये आपकी राय। इरफान कादिर साहब, अब ये वजारत खारजा बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता करेगी कि ये कितना आसान होगा? अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इस तामील में वजारत खारजा अपना किरदार अदा करे, अमल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है? जी नहीं, माजी में कोई ऐसी मिसालें नहीं है ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि हमारी उनसे कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो ऐसा बरतानिया से नहीं है। लेकिन बरतानिया को अगर यहाँ पे किसी की ज़रूरत, उनको किसी ज़रूरत हो कि यहाँ उनका कोई बंदा यहाँ से चला जाए तो हम तो तावन करते हैं। लेकिन इस तरह के जो मैटर्स हैं, स्पेशली जो कि सियासतदानों से रिलेटेड हैं, वहाँ पे तो उनको पाकिस्तान लाना या किसी और मुल्क लाना जो है वो नेचुरली वो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे, उसको फिर वो कंटेस्ट करते हैं। तो ये इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है कि अभी तक तो ये इस तरह की पेशरफ्त कभी यानी माजी करीब में कोई ऐसी नहीं हुई। कोई एक आधा कोई केस हुआ तो हुआ, जनरली ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये नोटिस जो हैं ये इसी तरह से जाते रहेंगे
लेकिन इस पे कोई भी खातिर खा तो फिर इरफान साहब ये इस वारंट को एक मामूल की कार्रवाई समझा जाए, यानी इस पर कहीं कोई अमल दरामद नहीं होगा, वजारत खारजा भी इसको सीरियस नहीं लेगी और इस पर अमल करने की कोशिश भी नहीं करेगी और फिर वक्त गुजर जाएगा, पेशियां आगे होती रहेंगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, अगर मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बैकग्राउंड में ये सारी चीज को देखूं तो माजी में आप देखें कि हुकूमतों को या ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए केसेस जो थे वो बनाए गए माजी में। मैं नहीं कहता कि आज केसेस सही बनाए जा रहे हैं, गलत बनाए जा रहे हैं, लेकिन माजी से हम जरूर रोशनी लेंगे और माजी में ये जो केसेस बनाए गए उससे हमने हुकूमतें भी गिराई, हमने ऑपोजिशन को कमजोर भी किया, लेकिन हम समहाउ करप्शन जो है उसको खत्म नहीं कर सके और हम हुकूमतों को खत्म करते रहे हैं। तो इस सारी चीज की अगर पैराए में अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो इस तरह के एहतसाब के समहाउ खिलाफ हैं। जब भी उनके खिलाफ केसेस बनते हैं तो वो उस वक्त वो यही कहते हैं कि हमें पूरे इल्जाम सियासत की वजह से ठहराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो ये तमाम सियासी ग्रुप, मैंने अहमद जवाद साहब की भी बातें सुनी है, मैंने ये जो हमारे दूसरे भाई साहब हैं इनको भी मैंने सुना है, दोनों ने सही बातें की है, मैं दोनों से एग्री करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है जबकि तमाम सियासी कुव्वतें जो है हमारी ऑपोजिशन हुकूमत, इनको मिल बैठना चाहिए और इन चीजों पे गौर करना चाहिए कि माजी में जो जो हमने गलतियां की हैं या एक दूसरे से हमने ये जो खिलवाड़ किया है ये हम आइंदा ना करें और मुल्क को इकट्ठे लेके यकजहती के साथ मुल्क को लेके आगे चलें, मुल्क तरक्की की तरफ जाए, ना कि ये पकड़न पकड़ाई की गेम। हम बचपन में गेम खेलते थे किलो एक्सप्रेस और उसमें कभी कोई दूसरे को पकड़ता था, कभी दूसरे की बारी आती थी तो वो पहले को पकड़ता था और ये इस तरह की बचपन में हम गेम खेलते थे और वो बचपन का खेल जो हम खेलते थे वो आज हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां आपस में हर वक्त खेलती हैं, पिछले 70 साल से खेलती हैं। सही, चलें, यानी आपकी बात से ज़ाहिर लग रहा है कि इस वारंट पर भी कोई ख़ास अमल नहीं हो सकेगा और फिर बिल्कुल एक जो मामूल की कार्रवाई है उसी तरह से साबित होगा। आज गुज़िश्ता रोज़ अब शहबाज शरीफ साहब पेश हुए थे नैब के सामने, तो वहाँ उसके बाद उनका जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो नून लीग की जानिब से अब ये कहा गया कि अगर खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे, चूँकि नैब पेशी से पहले जब शहबाज शरीफ ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था तो वो नेगेटिव आया था और एक बार नहीं 2 बार वो टेस्ट नेगेटिव आ चुका था। लेकिन आज शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार हो गए। हमारी बल्कि सबकी ये दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत के साथ तंदुरुस्ती मुकम्मल अता करे और ज़ाहिर है कि नैब की जानिब से ये भी तासुर दिया गया, ये भी कहा गया कि ये उनका जो टेस्ट आया है ये भी बड़ा टाइमली पॉजिटिव आया है। इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी आज जारी की गई है जो कि मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से जारी की गई। उसमें बड़े बड़े आदाद शुमार सामने रखे गए कि हुकूमत को कोरोना की वजह से कितने खसारे का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो गुज़िश्ता 1 साल कारकर्दगी जो पिछले बजट से इस बजट तक की है वो भी उन्होंने पेश की, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने और आदाद शुमार उन्होंने जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ इस कोरोना से पिछले 3 माह में 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 5000 अरब रुपए के कर्जे जो गुज़िश्ता अदवार में लिए गए थे वो उन्होंने अपने इस पिछले 1 साल में वापस किया और अगले साल भी 3000 अरब रुपए के कर्जे वापस करने का उनकी हुकूमत इरादा रखती है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने अपने इस 2 साल दौर में, जो कि 2 साल से भी कम का अरसा है, इसमें कितने कर्जे लिए हैं, तो इसका वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जवाब अगर उनके पास मौजूद है। अहमद साहब, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब तो ये सवाल गोल कर गए, आपको इल्म है, आपके पास फिगर्स हैं कि अब तक इस 1 साल 9-10 महीने में आपकी हुकूमत कितने कर्जा ले चुकी है? देखें, बात इकॉनमी की हो रही है तो उसमें इस सवाल को भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले इकॉनमी की बात कर लें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका आपने जिक्र किया है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने जिस मुश्किलात का जिक्र किया है, सबसे पहले तो वो जहन में रखें इस बजट को बनाते हुए। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अब कम होंगी, इसलिए कम होंगी कि अब इसकी डिमांड जो है दुनिया में जो रिसेशन है उसकी वजह से कम होंगी। पाकिस्तान में फॉरेन रिमिटेंस जो हैं वो कम होंगी, इसलिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो अपनी
जॉब से हाथ धो बैठे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस है उसमें कमी आएगी, और उससे भी हुकूमत को जो इनकम होती है उसमें भी कमी आएगी। तो ये 3 बेसिकली सोर्सेज होते हैं किसी भी हुकूमत को कमाई करने के, जिससे कि वो हुकूमत चलाते हैं या बजट बनाते हैं। इन तीनों पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने तकरीबन 200 बिलियन जो हैं वो एक आम मजदूर के लिए डेजिग्नेट किए हैं। ये वो वाले मजदूर या मुलाजमीन होंगे कि जिन्होंने अपनी जॉब जो है वो लूज कर दी है, और उनकी कोई कमी आई है उनकी कोई इनकम के अंदर। इसके अलावा तकरीबन 100 बिलियन जो हैं ये जो असरात हैं, ये जो सूरत हाल है, ये तो वो जो 22-23 मार्च से जब लॉकडाउन का आगाज हुआ उसके बाद की सूरत हाल है। जाहिर है कि वो सवाल उस पर तो नहीं बनता, उससे पहले की बात हो रही है। वो जो उससे पहले का 1.5 साल था उसमें आपकी हुकूमत ने कितना कर्जा लिया, वो भी ये सवाल गोल कर गए थे, आपने भी अभी तक जवाब नहीं दिया। देखें, मैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले हुकूमत जो इकदाम कर रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम का ये मकसद जरूर होगा कि जो हफीज शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इकोनॉमी के हवाले से की है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की कर्जों के ऊपर नहीं खाली की, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुल्क की इकोनॉमी और आइंदा आने वाले दिनों में वो इकोनॉमी क्या होगा उस हवाले से की थी। तो इसलिए सवाल का वो हिस्सा जो है वो मैं आखिर में लेके आऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, वो आउटलाइन जो है वो भी तो आवाम को पता होनी चाहिए ना। फिर इसमें तकरीबन 100 बिलियन जो हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन को दिए जाएंगे ताकि इस मुल्क में कोई एक्टिविटी जनरेट हो सके। इसके अलावा गरीब आदमी के लिए इसमें मजीद बजट में जो चीज़ शामिल की जा रही है कि 3,000 रुपया पर मंथ उनको दिया जाए कम अज़ कम 4 महीने के लिए। इसके अलावा जो है लो इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंज्यूमर और पेट्रोल प्राइसेस, इन सब को मजीद कम भी किया जाएगा, और जो पेट्रोल की प्राइसेस अभी हैं उसको भी मेंटेन इंशाल्लाह किया जाएगा। तो ये वो इकदाम हैं कि जो कि बजट में कंसिडर किए जा रहे हैं। अब कर्जों की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कर्जों की क्या सूरत हाल है। हमने जितने भी कर्जे लिए हैं पिछले 2 साल में, इन कर्जों में तकरीबन 82% वो अमाउंट है कि जो पिछले कर्जे वापस करने में हमें इस्तेमाल करनी पड़ी। यानी जो कर्जे हमने माजी में लिए हुए थे, उन कर्जों को वापस करने के लिए उन अदारों को जो कि हमने गिरवी रखे हुए थे, जिसमें PIA भी था, तो इसमें PTV भी था, जिसमें एयरपोर्ट्स भी थी, जिसमें मोटरवेज भी थे, ये वो इदारे थे जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लेने के लिए उनको गिरवी रख दिया था। आपने उन कर्जों को वापस करना था ताकि ये इदारे आप बचा सकें। और ये 82% जो है ये उस टोटल कर्ज का हिस्सा है कि जो इन अदारों को बचाने के लिए और पुराने कर्जे अदा करने के लिए हुकूमत को ये कर्ज लेना पड़ा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर अगर करेंगे तो वो बड़ा अनफेयर होगा इस गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, चलें, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपने बयान कर दिया। खेलदार साहब, अब ये हुकूमत ने जो इकदाम किए, 1240 अरब का कोरोना रिलीफ फंड, 73% करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, आगे आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, तो ये हुकूमत की जो मुआशी टीम है इसके इकदाम से, इसके रिलीफ इकदाम से आप मुतमईन हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है हमारे और हमारे मुल्क की कि हमने इसहाक डार जैसे मौसन को मुल्क से बाहर भेज दिया, उनके खिलाफ केसेस बनाए, मगर देखो किस तरह उसने डॉलर को पूरा 4 साल जो है उसने मुस्तकम रखा। डॉलर जो था वो अपने कोई उड़ान नहीं थी उनकी, पूरी मईशत पे, मतलब जो बिगड़ी हुई मईशत थी 70 सालों की, वो उन्होंने आके सेट की। ये सब हुकूमतें करती है। जो हमारे 2013 में जब हमें हुकूमत मिली थी, हमने भी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उनके कर्ज़े अदा किए थे। मुझे जवाब साहब ये अगर सिर्फ बता देते कि इनके दौर में करप्शन भी नहीं हो रहे हैं, अरबों रुपए रोज़ाना के बच रहे हैं, और इनके कर्ज़ों के अलावा इन्होंने एक ईंट पाकिस्तान में लगाई है। नवाज शरीफ ने 11,000 मेगावाट बिजली आई, हज़ारों किलोमीटर के मोटरवेज बने, में कितने मेगा प्रोजेक्ट बने, कितने आपको गिना नहीं सकता इतने काम हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन 5 सालों में नहीं हुआ। तो आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। दौर के काम गिनवा दिए, उन्होंने अपने दौर के काम गिनवा दिए। ये करप्शन जो नहीं हो रही है कल भले। खेलदास कोहिस्तानी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अहमद जवाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इरफान कादिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।